मेरे साथ रोहित चौधरी आ गए। कल साहब, मैं आपका भी स्वागत है। और एक बात यह है कि आज मुख्य रूप से हम लोग एज अ नेशन और एज एन इंडिविजुअल, एज अ मीडिया पर्सन, दुख भी है और शर्म भी है। और इसलिए दुख और शर्म है कि जो शहादत होती है, मैंने शुरुआत में कहा, आप नहीं आए थे, कि फौज में जो भी जाता है वो केवल तनख्वाह के लिए नहीं जाता है। तनख्वाह तो सेकेंडरी है। वो इसलिए जाता है कि देश की हिफाजत कर रहा है। और अगर शहीद हुआ, अगर उसको ये सौभाग्य मिला, तो उसके पूरे गांव घर में ये होगा कि देखो फलां का लड़का, फलां के गांव, फलां। ये मेरे गांव में होता है कि मेरे यहाँ माना जाता है कि हम लोग, मैं जिस जगह से आता हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, लोग कम जाते हैं फौज में, लेकिन जिस भी गांव का होता है तो ये माना जाता है कि देखो उस गांव के लड़के ने शहादत दी थी, और उस गांव का मान सम्मान, ये सारी चीजें होती है। मैं बहुत स्पेसिफिक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक दर्शक ने भी ये कहा कि फौज ने अपने आप नाम क्यों नहीं बताया। और फौज को आना, हिंदुस्तान की फौज, मैं उस दर्शक को बता दूं, इस लोकतंत्र में चलती है। वो अपना मुंह भी बंद रखेगी, अपना कोई उसका ओपिनियन नहीं होता है। अगर इस देश का जो नेतृत्व है वो कहेगा कि वॉर, तो वो वॉर है। वो कहेगा सीज फायर, तो सीज फायर। ये इस लोकतंत्र की यही खूबी है। और शायद हम अपने बगल से ये सीख लेना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर नहीं था तो वहां की क्या हालत है। कल चौधरी, मैं आज एज अ फौजी कम इसलिए, क्योंकि ये जो हम लोगों ने इन 6 शहीदों के साथ किया, जिनके नाम उजागर हुए हैं वॉर मेमोरियल से, ये बेमानी नहीं की हम लोगों ने उनके साथ। एज अ नेशन वी ठीक है, वो जो नेता ने किया, क्योंकि सदन में राजनाथ सिंह को उसका वो है कि सदन के अंदर वो कुछ भी बोलेंगे, झूठ बोलें, सच बोलें, वो करें, वो ही इम्यूनिटी इज देयर, उनका कुछ नहीं हो सकता, उनको ऊपर मुकदमा भी नहीं चल सकता, कुछ नहीं। लेकिन एज अ नेशन वी हैव फेल्ड कि हमने अपने शहीदों को ये नहीं दिए, द मिनिमम व्हिच वी कैन ऑफर। कल साहब जी आनंद जी, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑप सिंदूर में हमारे जो लोग शहीद हुए हैं 7 से लेके 10 मई 2025 के दौरान, उसके बाद हमारी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई 16 मई को, और फौज का जो कार्रवाई थी, जो सैनिकों ने जो अचीवमेंट की थी और जो शहादतें दी थी, उसको सबको नमन किया। और 21 मई से लेके 31 मई तक हम पूरे देश भर के अंदर जय हिंद सभाएं की, कि सैनिकों का सम्मान करने के लिए, उनके परिवारों का सम्मान करने के लिए, शहीदों का सम्मान करने के लिए। ये हमारी एक कल्चर है। ये हमारे देश के नागरिक कहीं पे भी, एक जैसे कि बताया कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर जो संभाग है, वहां से बहुत ज्यादा तादाद में फौजी आते हैं। तो जिस इलाके से मैं आता हूं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फौजियों का, हरियाणा का इलाका है। तो ये हमारे देश के हर नागरिक, किसी भी शहीद का अगर पार्थिव शरीर आता है, तो स्वेच्छा से अपने आप हजारों लाखों की भीड़ उमड़ कर आती है, क्योंकि वो उनके साथ इमोशनली और सेंटिमेंटली अटैच्ड है। और वो अपनी एक सरहद पे योगदान तो नहीं दे पाते, लेकिन उनके अंतिम सफर में शामिल होकर वो एक श्रद्धांजलि जरूर देना चाहते हैं कि मैं भी इस शहीद के परिवार का एक हिस्सा हूं। तो ये हमारी एक कल्चर है। अनफॉर्चुनेटली ये जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने मिलिट्री के जो अचीवमेंट्स होती हैं उसके फायदे तो उठाने की कोशिश करते हैं, वोटें मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े हैरानी की बात है कि 78 दिन लग जाते हैं। 10 मई को ऑप सिंदूर खत्म हुआ, और 28 जुलाई को संसद में राजनाथ सिंह जी बयान देते हैं कि किसी भी जवान की क्षति नहीं हुई। हमने उसी समय, अगले दिन ही इसी बात का पूरे देश भर के अंदर इसका रोष व्यक्त किया, पूर्व सैनिकों ने पूरे देश भर के अंदर, क्योंकि हमारे को मालूम था, हम ऑपरेशन की मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड हम उसका ब्यौरा देख रहे थे, चेक कर रहे थे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमारे साथी जो आगे लड़ रहे हैं, हमारे परिवार के बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तो हम उन लोगों का जानकारी हासिल कर रहे थे। हमें मालूम था कि तकरीबन हमारे 10 जवान शहीद हो गए थे। और इस सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं की। फौज का एक असूल है कि फौज में अगर किसी सैनिक की अगर सैक्रिफाइस होती है या उनका शहादत होती है, तो ये पलटन उसको गर्व, अपना गर्व मानती है। पलटन की इज्जत और जो फॉर्मेशन है उसकी इज्जत, और उसको हम हीरो मानकर उसको फॉलो करते हैं कि हम भी
एक ना एक दिन अपने देश के लिए कामयाब होगा, काम आएंगे। ये हमारी एक सोच है, एक ईथोस है आज फौज का काम करने का। लेकिन उसके बाद जब ये राजनाथ सिंह जी का बयान आया तो पूरा देश आहत था। हमने जुलाई को 30 जुलाई को बिहार पटना से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस पार्टी ने, और उसके अंदर हमने वहां के दो शहीद, एक शहीद इम्तियाज अली जो कि बीएसएफ के थे और एक राम बाबू से प्रसाद जो आर्मी के थे, उनके परिवारों को बुलाकर सम्मानित भी किया और देश के सामने उनको रूबरू कराया कि ये है शहीद, इनको नमन करने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद इस सरकार ने उनके नाम उजागर नहीं किए। सेना ने उनका जरूर सम्मान किया, क्योंकि सेना जो है उनका एक सिस्टम है, वो आकर उसको अंत्येष्टि के लिए सब लोग मिलजुल कर वहां पर उसको एक सैनिक सम्मान देते हैं, लास्ट राइट्स अच्छे करने के लिए और उसको सम्मान देने के लिए वो करते हैं, उन्होंने किया। लेकिन सरकार पूरी तरह से चूक गई। आपकी बात से एक मैं सहमत नहीं हूं कि आपने एक चीज कही कि राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया, क्या वो सही था, गलत था, झूठ बोला, नहीं बोला, उनको इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी है, लेकिन उसके बावजूद संसद हमारे देश के प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एक मंदिर है। मंदिर में जाकर झूठ बोलना पाप है। और उस मंदिर के अंदर जब राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे थे तो मैं ये मानता हूं कि ये हमारे पूरे 140 करोड़ लोगों को बरगला रहे थे। वो अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, चेस्ट थंपिंग जो है वो कर रहे थे, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अपना साध रहे थे कि हमने पाकिस्तान के ऊपर तो इतना बड़ा हमने एक्शन कर लिया, लेकिन हमारे जिस तरह से कांच भी नहीं टूटा, खिड़की भी नहीं टूटी या खिड़की का कांच भी नहीं टूटा, हमारे सैनिक जो शहीद हो गए थे उनके बारे में झूठ बोलने का काम किया। उनकी एक्नॉलेजमेंट करनी जरूरी है, उनका सम्मान करना जरूरी है। पाकिस्तान की आर्मी जरूर करती है कि पाकिस्तान से जब वो एंटी नेशनल हिंदुस्तान के अंदर आकर ऑपरेट करते हैं और उनको मार दिया जाता है तो पाकिस्तान उनके शव को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो भारतीय सेना की जो हमारी इथोस है, जो सोच है, जो लर्निंग है, जो टीचिंग है, हम उनकी भी प्रॉपर तरीके से उन सैनिकों को सम्मान देकर उनकी लास्ट राइट्स करते हैं। ये है हमारे भारत की सेना का कल्चर। और यहां पर आपने अपने सैनिकों की अनदेखी कर दी। अपने सैनिकों की यूनिट में जो जवान लड़ाई लड़ रहा है वहां पे सरहद के ऊपर, उसको अगर ये पता चलता है कि मेरे साथ में बैठा हुआ जवान जो शहीद हो गया, उसको हमारी सरकार ने उसकी शहादत को भी एक्नॉलेज करने से इनकार कर दिया है, तो उसके मोराल के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ेगा, ये आप इसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा साफ साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि राजनाथ सिंह जी ने 10 मई ऑफ सिंदूर खत्म होने के बाद 78 दिन के बाद जो झूठ बोला है वो देश को कतई मंजूर नहीं था, हमें कतई मंजूर नहीं था। हमने पूरे देश भर के अंदर वो लिस्ट जारी की, पूरे देश भर में जनसभाएं की, सब लोगों को जागरूक किया। आज तकरीबन 14 महीने के बाद उनको सरकार की तरफ से सम्मान मिल रहा है कि उनका वॉर मेमोरियल के ऊपर उनका नाम लिखा जा रहा है। ये हमारी प्रथा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आज तक के जो हमारे शहीद हैं उनके सभी के नाम इंडिया गेट का जो हमारा मेमोरियल है वहां पर अंकित है। और उसके बाद जब नया वॉर मेमोरियल बना तो सभी नामों को दोबारा से वहां पर अंकित करने का काम किया गया। ये है हमारे देश की अपने सैनिकों और शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का तरीका। और ये 14 महीने इस सरकार को लग गए, इस निकम्मी सरकार को जो अपने सैनिकों की, अपने शहीदों की इज्जत नहीं कर सकती है, उसको सत्ता में बना रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि राजनाथ सिंह जी के ऊपर इंपीचमेंट का मुकदमा होना चाहिए और उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए तुरंत प्रभाव से कि आपने देश की संसद के अंदर, संसद जो सबसे बड़ा टेंपल है, उसके अंदर झूठ बोला, जिसके लिए हम देश उनको कभी माफ नहीं करेगा, सैनिक समाज कभी उनको माफ नहीं करेगा, देश के शहीदों के परिवार, वीर नारी और उनकी माएं उनको कभी भी माफ नहीं करेंगे। यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब राजनाथ सिंह जी का बयान आया था तो हमारा एक शहीद था सुरेंद्र मोगा, बालसमंद राजस्थान से आता था। उसकी मां ने कहा था कि राजनाथ सिंह जी की, मैं आपके चैनल पर माफी मांगते हुए उनकी बात को मैं बयान करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था
कि मैं उनकी जुबान काट लूंगी। तो ऐसी उनके मां की कैसी हालत हुई होगी जिसने अपने बच्चे को बलिदान कर दिया देश के नाम पर, और देश का रक्षा मंत्री जो है वो उसके बलिदान को भी स्वीकार नहीं करता है, एक्नॉलेज नहीं करता है। क्या बीती होगी इस मां पर, क्या बीती होगी उसकी वाइफ पर, क्या बीती होगी उसके बच्चे के ऊपर, और क्या बीती होगी उसकी पलटन के ऊपर। पलटन का एक एक जवान वो इस बात को लेकर आहत होगा कि मैं कैसे आगे जाके लड़ूं अगर मेरे साथी जवान की इज्जत नहीं हो रही है, उसके परिवार की इज्जत नहीं हो रही है, उसका सम्मान नहीं हो रहा। तो मैं बड़ा साफ सुथरे शब्दों में और बड़े क्लियर बात कहना चाहता हूं कि सैनिकों का सम्मान करना इस सरकार को नहीं आता है। ना ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं, ना ये अकाउंटेबिलिटी महसूस करते हैं, ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं पहलगाम की, ना डीजी सीआरपीएफ, डीजी बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जेएंडके पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जो अमित शाह इनके कर्ता धर्ता बैठे हुए हैं, होम मिनिस्टर, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि जो पहलगाम हमला हुआ उसकी जवाबदेही किसके ऊपर तय की उन्होंने, और उसके लिए अमित शाह को वहां पर रेजिग्नेशन देना चाहिए था। डीजी सीआरपीएफ का और डीजी जितने भी जो वहां के महकमे सिक्योरिटी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए इंचार्ज थे वहां पे, उनके कोर्ट मार्शल होने चाहिए थे। वो सारे के सारा जो सिक्योरिटी का जो एनवायरनमेंट है वैली के अंदर, वो पैरामिलिट्री के पास है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, वो फौज के अंदर नहीं आता। राष्ट्रीय राइफल पहले वहां पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड जरूर थी, लेकिन अब उनको आफ्टर आर्टिकल 375 370 जब ये उसको खत्म किया गया है, उसके बाद देश की जो सेनाओं को और राष्ट्रीय राइफल को, जो कि पूरे जेएंडके के अंदर सिक्योरिटी एंड टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को चलाया करते थे, उन सब की जिम्मेदारियों को हटा दिया गया है और उसकी जगह के पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर आए गए हैं, जिनके पास तो ना तो लोकल डिफेंस का नेटवर्क है, ना लोकल इंटेलिजेंस का नेटवर्क है। तो ऐसे में ये चूक जो हुई है, पहले पहलगाम में, पुलवामा में हुई थी, अब पहलगाम के अंदर हुई है। ये सारे सवाल उठते हैं। किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, किसी भी एक व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है, ना सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर, ना जेएंडके की पुलिस फोर्सेस के ऊपर, ना ये इंटेलिजेंस की जो एजेंसीज थी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ बयानबाजी करने के लिए है कि क्या हमारे देश के किसी जवान की क्षति नहीं हुई है, हमने उनके यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर हमने ये अटैक करने के बाद ये कार्रवाई कर दी है। हमारी सेनाओं ने जो उनको लिमिटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव दिया था उसको पूरी तरह से अचीव किया, बखूबी अंजाम दिया। 6 और 7 की रात को हमारा नुकसान जरूर हुआ, जिसको सीडीएस ने भी माना था, जिसको डीजी एयर ऑप्स ने, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने, कैप्टन शिव कुमार ने जो मिलिट्री अटैची थे उन्होंने माना था। सब लोगों ने माना कि इनिशियली 6 और 7 की रात, मई की रात को हमारा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमें पूरी तरह से आजादी नहीं थी कि कैसे हमने ऑपरेट करना है। हमें यह कहा गया कि आपने सिर्फ इन्हीं 9 ठिकानों के ऊपर हमला करना है। तो ऐसे में हमारा ऑब्जेक्टिव जो है बड़ा लिमिटेड था, और उसके बाद उन्होंने अपनी टैक्टिक्स को, स्ट्रेटेजी को रिवाइज किया, और 9 और 10 की रात को जो तबाही पाकिस्तान के अंदर, जो उनकी एयरफील्ड 12 एयरफील्ड के अंदर मचाई गई थी, वो हमारी देश की सेनाओं का, एयरफोर्स का, आर्मी का और नेवल ब्लॉकेट जो तैयार किया गया था, उस सारे के लिए हम अपने सेनाओं को धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो देश के नागरिकों के पैमाने के ऊपर पूरी तरह से खरे उतरे। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो हमारी सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है कि जब हमारी सेनाएं पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने के लिए तैयार खड़ी थी, जीत रही थी, एडवांटेजियस पोजीशन भी थी, उनको वहां पर रोकने का काम किया। 3:30 बजे ट्रंप स्पॉन्सर्ड, ट्रंप ट्वीट करते हैं, पहली बार भारत की हिस्ट्री में हो रहा है, ट्रंप ने ट्वीट किया कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान की फोर्सेस के बीच में हो रहा है और मैं करा रहा हूं। और 5:30 बजे मिलिट्री ऑपरेशंस और एयर ऑपरेशंस के जो हमारे नुमाइंदे थे, उन्होंने आकर बताया
कि सीज फायर किया जा रहा है। उनके उस समय पे उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, उनके हाव भाव थे, वो दुख से भरे हुए थे। आज भी वो वीडियो चलाकर देख लीजिए, वो किस तरह से दुख और गमगीन थे कि आज हम जीतती हुई स्थिति के अंदर हमारे हाथ और पांव रोक दिए गए। और यही बीजेपी सरकार थी जो पिछले 10 साल से गुहार लगा रही थी, कह रही थी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर आएंगे। आज मौका भी था, पूरी ऑपोजिशन, कंप्लीट ऑपोजिशन जो थी वो आपके साथ खड़ी थी। पहलगाम हमले के बाद आपके साथ खड़ी थी, कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा था, सरकार आपके साथ थी। हमने सबने ये कहा कि आपको जो उचित समझे वो करिए। और उसके बाद इतनी बड़ी मैंडेट होने के बाद भी अगर आपने सिर्फ 9 टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त करने का काम का ऑब्जेक्टिव दिया, और जब हमारी सेनाएं जा रही थी 6 और 7 मई की रात को, उससे पहले जयशंकर प्रसाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनके काउंटर पार्ट को फोन करके बताते हैं कि हमारे जहाज आ रहे हैं और जो है हम आपकी सेनाओं को कहिए कि वो दूर रहें। वो एक प्रोफेशनल आर्मी है, क्यों दूर रहेंगे? वो पूरा रिटेलिएट करेंगे। और उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया जिसके बारे में सारे देश को मालूम है। और जो फॉरेन पॉलिसी का जो हमारा डेफिसिट था, जो कमजोरी थी, और जो फॉरेन पॉलिसी की कमजोरी रही, और जिस तरह से हमारे नैरेटिव बिल्डिंग जो है हमारे देश की सरकार का बहुत खराब रहा, और उसके बाद जिस तरह से हमें 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सभी देशों में भेजकर बताना पड़ा कि हमने ये अचीवमेंट किया है। हमारे देश में के एमपीज तो बाहर जा रहे थे। ये है हमारी फॉरेन पॉलिसी का नुकसान। और पाकिस्तान के अंदर पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के जो पत्रकार थे वो वहां पर आ रहे थे। ये कैसा फॉरेन पॉलिसी, ये कैसी फॉरेन पॉलिसी, ये कैसे ऑपरेशंस की कल साहब कंक्लूड करिएगा, मैं एंडिंग करने का तरीका। कल साहब कंक्लूड करिएगा, मैं आता हूं। तो मैं ये इन सारी बातों को इसलिए याद दिलाना चाहता था कि ये जो सरकार है, इस सरकार की फॉरेन पॉलिसी में भी कमजोरी थी। इस सरकार की पूरी तरह से सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का फेलियर था, जिसकी बदौलत हमें ऑप सिंदूर को लॉन्च करना पड़ा। ऑप सिंदूर के लॉन्च होने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने सैनिकों का सम्मान नहीं किया, हमारे शहीदों का सम्मान नहीं किया, और 14 महीने लगा दिए हैं हमारे देश के शहीदों का पब्लिक एक एक्नॉलेजमेंट करने का, उसके लिए ये सरकार को हम कटघरे में खड़ा करते हैं और पूरी तरह से सरकार से डिमांड करते हैं कि राजनाथ सिंह जी को या तो इम्पीच किया जाए या उनका रेजिग्नेशन दिया जाए। इससे कम हमें कतई मंजूर नहीं। धन्यवाद।